बताया था कि वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और इसी वेद शब्द से बना है वैदिक काल। आज हम जानेंगे वैदिक काल के प्रथम भाग पूर्व वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज हम जानेंगे पूर्व वैदिक काल का समाज कैसा था। तो आज हम इन बिंदुओं के माध्यम से हम जानेंगे। तो पहला है, उस समय का समाज कैसा था। तो उस समय की शिक्षा, स्त्रियों की स्थिति, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन, रीति रिवाज, चिकित्सा, मृतक संस्कार, धर्म, दर्शन, राजतंत्र, प्रशासन एवं वाणिज्य एवं व्यापार कैसे थे। तो आज हम इन्हीं माध्यम को जानेंगे। समाज की न्यूनतम इकाई परिवार थी। होमर कालीन यूनानी पिता के समान ऋग्वैदिक पिता के अधिकार भी असीम थे। ऋग्वेद में उल्लेख है कि एक पिता ने अव्यय के अपराध में अपने पुत्र को अंधा बना दिया था। ऋग्वेद कालीन समाज की व्यवस्था का प्रमुख आधार वर्ण व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के अनुरूप कार्य के चयन की स्वतंत्रता थी। इस प्रकार वर्ण से तात्पर्य किसी विशेष व्यवसाय या वृत्ति के चयन से लिया जाता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग अथवा प्रकाश के अर्थ में हुआ है। कहीं कहीं वर्ण का संबंध ऐसे जनवर्गों में दिखाया गया है जिनका चर्म काला या गोरा है। आरंभ में आर्य एक ही वर्ण के थे और आर्यों का जो समूह था वह 20 कहलाता था। इस समय वर्ण रंग का बोधक था। आगे चलकर दास भी उससे जुड़ गए। इस तरह हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता का समाज जो था वह ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन ग्रामीण सभ्यता से भी वह पिछड़ा हुआ था। वैदिक सभ्यता का जो समाज था वह पति पत्नी और बच्चों तक ही सीमित थी। इसीलिए इसे न्यूनतम इकाई परिवार कहा गया कि पुत्र के विलासिता के कारण एक पिता ने अपने पुत्र को अंधा बना दिया था। ऋग्वैदिक कालीन की जो व्यवस्था थी वह वर्ण व्यवस्था के आधार पर थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था का रूप भी बदलता गया। कभी वर्ण का तात्पर्य विशेष व्यवसाय से हो गया, कार्य से हो गया, गुणों से हो गया, कभी रंग का मतलब कभी प्रकाश से हुआ तो कभी। और ये भी है कि जो उस समय का समाज था वो पितृ सत्तात्मक था। इसीलिए कहा गया है कि होमर कालीन यूनानी पिता के समान ही ऋग्वैदिक पिता के अधिकार भी असीम थे। तो यूनानी इतिहास का जो पूरा काल था वह होमर युग के नाम से विख्यात है। होमर युग इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि उस युग में होमर नामक कवि पैदा हुआ था जो सभ्यता तथा संस्कृति की अभिव्यक्ति का प्रबल माध्यम माना जाता था। वह यूनान का रहने वाला था और अंधे होने के बावजूद वो 2 महाकाव्यों की रचना की, इलियड और ओडिसी। ये कहा गया है कि वो समाज भी पितृ सत्तात्मक था और ये समाज भी पितृ सत्तात्मक है क्योंकि पिता ही सर्वोच्च होते थे। समाज जो था वह अब 2 वर्ण में विभाजित हो गया था, आर्य और दास। इस ग्रंथ में उल्लेखित है कि उग्र प्रकृति के ऋषि अगस्त्य ने दोनों वर्णों का पोषण किया। जब उत्पादन अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई तो विष का भी विभाजन योद्धा, पुरोहित एवं समान लोगों में हो गया। इस तरह वर्ण व्यवस्था का आधार अब कर्म हो गया। ऋग्वेद में एक छात्र लिखता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक है और मेरी माता आटा पीसती है। ब्रह्मक्षत्र की अवधारणा ऋग्वैदिक काल में ही सामने आई, जिसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से था जो जन्म से क्षत्रिय किंतु कर्म से ब्राह्मण हो। कर्म से एक राजन पुरोहित हो सकता था एवं पुरोहित राजन जैसे कि महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण थे। उसी तरह ऋषि भृगु के बारे में कहा जाता है कि भृगु के वंशज ने अनेकों राज्यों की स्थापना की। ऋग्वेद में ब्राह्मण की चर्चा 14 बार हुई है, जबकि क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति 9 बार हुई है। तो हम देखते हैं कि
कि जब जब ये व्यवस्था आई तो वहाँ की व्यवस्था थी वह कर्म के आधार पर ही हो गई, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मक्षत्र की अवधारणा ऋग्वैदिक काल में ही मिली। क्योंकि जो जन्म से क्षत्रिय था वह कर्म से ब्राह्मण हो गया, जो कर्म से एक राजन पुरोहित भी हो सकता था, जो एक ब्राह्मण है वह कर्म से क्षत्रिय, और जो क्षत्रिय है वह कर्म से ब्राह्मण भी हो सकता है। इसीलिए जब भृगु के वंशज ने जब अनेकों राज्यों की स्थापना की, इसीलिए कहा गया है कि वहाँ भी कर्म की ही प्रधानता थी, जबकि क्षत्रिय शब्द की चर्चा 9 बार हुई है। इसीलिए इस युग में भी कर्म की ही प्रधानता थी। कर्म की प्रधानता का आधार तो है ही, और इसका आधार रक्त संबंध भी था। समाज पित्त सत्तात्मक था। परिवार का मुखिया स्वाभाविक रूप से मानवीय एवं करुणाशील थे। एक या दो उदाहरण ऐसे मिलते थे जिससे यह ज्ञात होता था कि घर का मुखिया कभी कभी संतान को क्रूर रूप से दंडित करता था। ऋजाश्व एवं भुज की कथा इस ओर इंगित करती है। ऋजाश्व का आख्यान है कि जिसमें उसे 100 भेड़ों को गवा देने के अपराध में अपने पिता द्वारा अंधा कर दिए जाने की चर्चा मिलती है। इसके द्वारा पुत्र के ऊपर पिता का पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि ऋग्वेद में अनेकों स्थान पर पुत्र के कल्याण का वर्णन है। वैदिक समाज में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। पुत्र का समाज में विशेष महत्व था। पुत्र न होना दरिद्रता का समान कहा गया है। पिता की मृत्यु बाद ज्येष्ठ पुत्र को संपत्ति में अधिक हिस्सा मिलता था। अग्नि से प्रार्थना करते हुए कहा गया है, हे अग्नि, तुम कन्याओं को ऐमा अथवा विधानकर्ता के तुल्य हो। तुम जिनका सब पति पत्नी को समान मन वाले बनाते हो, तब वे तुम्हें धृत दुग्ध द्वारा बंधु